कहने लगे। पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, सब बातें मान ली क्योंकि समय को निकालना था, समय को निकालना था। तो धोखा जो लग रहा था सरकार को, धोखा से पार जाना था, इसलिए नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने और हमें आश्वासन दिया और आज पलट गई सरकार, पलट गई। और इसलिए जो रुका हुआ आंदोलन है हमारा जंतर मंतर का, वो फिर से 16 अगस्त फिर से ये आंदोलन शुरू होगा, सिर्फ समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए। और हम ये तय किया कि शरीर में प्राण है तब तक अभी हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार के कोई भी लोग आते हैं अभी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अभी हमारा विश्वास नहीं रहा। हमें तो ये लग रहा कि विश्वास तो पानीपत में 1761 के लड़ाई में खत्म हो गया, अभी सरकार का नहीं। अभी जब तक ये आप नहीं करेंगे, पूरा लोकपाल की बातें नहीं मानेंगे, तब तक अभी वापस नहीं, भले प्राण चला जाए, परवाह नहीं। देश के लिए ये हम तय किया है जीवन में। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार दिशा भूल करने का जो प्रयास कर रही है, तो इसका कारण यही लग रहा है कि आगे के आंदोलन में जनता इसमें शामिल नहीं होना। लेकिन मुझे विश्वास है, अभी जो मैं ढूंढता हूँ, अभी इस वक्त देश में अगर आंदोलन हो गया तो 5 अप्रैल के आंदोलन में जो लोग, जितने लोग शामिल नहीं थे, उससे ज्यादा लोग शामिल हो जाएंगे, ये दिखाई देगा 5 तारीख जंतर मंतर। और आप सब मीडिया ने उसको जो फैलाया घर घर तक, इसके कारण पूरी जनता आज खड़ी हो गई। मेरी विनती है, आगे के लिए आप हम मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। जय। Friends, we've all analyzed. You want me to speak in Hindi or English? जो अभी तक हमने कानून को एग्जामिन किया, I'll give you something in English. Friends, it's a very big hoax. If you find the time to compare what was given to them as the Lokpal bill and what the government of India has given us, the same, not the government of India, the committee has given us, the 5 members from the government have given us, it's a hoax. Please, my first request for all of you is, and the citizens of this country, is to please ये कानून को कंपेयर करके पढ़ें। जितना आप कंपेयर करेंगे, उतना आपको उतना ही गुस्सा आएगा और चिंता बढ़ेगी, जैसे हमारे साथ हाल हुआ है। हम रात को सो नहीं पाए उसको देख देख के कंपेरिजन कर कर। मैं 2-3 मुद्दे जो हमें बहुत परेशान किए हैं, जो आपको बहुत इस देश को प्रभावित करेंगे इस कानून से, मैं वो 2-3 बातें कहूंगी। बाकी अरविंद केजरीवाल आपको डिटेल में भी बताएंगे। पहली बात साथियों, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग फॉर अ कॉमन मैन इन दिस। गरीब आदमी के लिए जो ऑलमोस्ट 90% पीड़ित है एट ग्राउंड लेवल, उसके लिए कुछ नहीं। आपको पता है कि इस देश में, सिस्टम में, आप 100 नंबर पिक पॉकेटिंग के लिए घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जेब कट, आपको ब्राइब मांगा जाता है, आपसे घूस मांगा जाता है, छोटा लेवल या बड़ा, आपके पास कोई गाड़ी नहीं जो आप उड़ा सकते, कोई सर्विस नहीं। इस वक्त हमारे पास सिस्टम नहीं है जो वो 100 नंबर गाड़ी आए और आपको उस जगह ले जाए और पूछे इस व्यक्ति से कि तुम घूस क्यों मांग रहे हो। तो आम आदमी के लिए इस कानून में, जो हमें सरकारी कानून मिला है, उसमें सिटीजन चार्टर का जिक्र है कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना 1 साल तक सिटीजन चार्टर देगा और उसमें सीमित करेगा कौन अफसर किस चीज के लिए जिम्मेवार है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता तो उसके लिए कुछ नहीं। मैं आपको ये पहली बात बताना चाहती हूँ, दिस इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस। There is nothing for a common man in this, because the common man does not go straight to the joint secretary. The common man deals with the bureaucracy lower than that. वो bureaucracy तो बाहर है, लेकिन आम आदमी कहाँ जाए, उसके पास कोई
एरिया में डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं है जो हमने प्रावधान रखा था, कोई एरिया का लोकपाल ऑफिसर नहीं है जो हमने प्रावधान उसके लिए आम आदमी के लिए रखा था. देयर इज नथिंग फॉर कॉमन मैन इन दिस. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. This is very clear according. So please read the language. If tomorrow somebody contradicts us, please read the language so that you can contradict yourself. तो हम कितनी बार आपके पास वापस आएंगे बताने के लिए, क्योंकि आम आदमी की सिटीजन चार्टर सिर्फ यही रुक जाता है. इसका मतलब है कि अगर वो आदमी का काम नहीं होता सिटीजन चार्टर के पास, वो क्या करेगा? वही RTI लगाएगा, दर दर फिर टकरे खाएगा. जब हमने प्रावधान रखा था उसमें ग्रीवेंसेस ऑफिसर होना था, उसके बाद अगर वो काम नहीं करता टाइम बाउंड तो उसको सजा होनी थी और उसकी तनख्वाह से पैसे कटने थे. देखो सिस्टम आम आदमी के लिए सिस्टम था जो हमारे जन लोकपाल में कि अफसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी थी और उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह कटने वाली थी. इतना जबरदस्त उसके बद शक्ति पर उसका प्रोविजन था. तो नंबर 1 कहते हैं. नंबर 2 सेकंड वेरी वाइटल थिंग फ्रेंड्स, लुक, CBC does inquiry and CBI does investigation. And this Lokpal has been entrusted with inquiry and investigation. Who will decide what will go where? If they have created a third body without clarifying कि कौन सी चीज कहाँ रुक जाएगी, कौन फैसला करेगा कि तीनों जने एक चीज पे लग जाएंगे क्या? कौन फैसला? तो इंक्वायरी तो वो भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वो भी कर रहे हैं. ये मामला तब सेटल होता अगर एंटी करप्शन का जो विंग था CBI का वो इधर आता लोकपाल के पास और CBC जो इंक्वायरी करने वाली है वो लोकपाल में आती है, क्योंकि लोकपाल को इंक्वायरी के लिए भी दिया गया प्रावधान और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी दिया गया. लेकिन CBC को भी अलग छोड़ दिया गया, जोड़ा नहीं गया. CBI का भी एंटी करप्शन विंग नहीं लिया गया लोकपाल में. इसका मतलब है आप एक और बॉडी कर रहे हो एक नाम के वास्ते. नाम के वास्ते दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास ऑम्बुड्समैन है, लेकिन CBI का जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है वो डुप्लीकेट ही रहेगी. वो भी करें, मैं भी करूं, इंक्वायरी भी करें, क्योंकि लोकपाल को तो इंक्वायरी एक्चुअली शुरू इन्होंने किया वर्ड इंक्वायरी से. तो इट इज लेफ्ट. दिस इज अनदर होप्स. यू हैव क्रिएटेड अ बॉडी विच विल कंटिन्यू टू फाइट कंफ्यूजन. कौन सा मैटर किधर जाता है? ओके, ये बहुत सीरियस मामला फ्रेंड्स. यू मस्ट नो दैट हियर इज अ बॉडी बीइंग क्रिएटेड at the cost of national exchequer, which is your and our tax money, but which will leave its matter confused. Now let me come to another very great export. Third thing, क्योंकि मैंने इसको होप्स कहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है इसको साबित करना कि होप्स क्यों. मान लीजिए किसी तरीके से लोकपाल इंक्वायरी करती है और CBC करने देती है इसको. मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन भी करती है और CBI बीच में दखल नहीं देती है. तो इसका प्रोसेस देखिए क्या समझ. Look at the process. Let me give you the example. According to chapter 7, this is the chapter 7. Please read the chapter 7. And when you analyze it, friends, it's shocking. क्या क्या कहती है? Just read it because let me not give you a summary. It's very important. कि कैसे गोल घुमा रही है. पहले तीनों को डाल दिए एक ही चक्कर में. उसके बाद जब इसको पावर भी दी अगर इन्वेस्टिगेशन की तो करेंगे क्या? पहले तो उसकी इंक्वायरी करेंगे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी. उसको कैसे इंक्वायरी से? दिस इज सेक्शन 23(1). It says, let me read. The Lokpal on receipt of a complaint may either make preliminary inquiry or direct its investigation wing to make a preliminary investigation to ascertain whether there exists a prima facie case or not. तो पहली तो आपकी preliminary inquiry stage होगी. उसके बाद क्या होगी? Second stage. Every preliminary inquiry or preliminary investigation referred to in section 1 shall already be completed within a particular time frame, which is 3 months. उसके बाद देखिए next, which is really the agonizing. जो ये गोल की बात है. Upon completion of the preliminary investigation, the investigating officer shall make its report to the Lokpal. So पहले preliminary inquiry, फिर वो report कर रहा है लोकपाल. अब लोकपाल क्या करती है? Lokpal, before Lokpal comes to the conclusion in the course of a preliminary inquiry and after submission of a report, referred to in subsection 3, a prima facie is made out against the public servant concerning preliminary inquiry. The Lokpal shall afford the public servant an opportunity to be heard consistent with the principles of natural justice. So पहले preliminary inquiry, फिर report,
फिर लोकपाल उसको देखती है, लोकपाल उसको आदमी को वापस बुलाती है, तो तुमको क्या कहना है? अभी आदमी एक्यूज है, इसमें 3 महीने निकलते जा रहे हैं, तो उसको फिर से बुलाती है, उसकी हियरिंग करती है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, हियरिंग के बाद फिर अगर लोकपाल कहती है कि नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर से उसको हियरिंग देती साहब, फिर से हियरिंग देती। नाउ मुझे ये बताइए, ये हियरिंग का मामला चलता रहेगा कि एफआईआर दर्ज होगी? एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी शुरू में, अगर प्रिमा फसाई आपकी इंक्वायरी होगी, एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेट करो, और सारा प्रोसेस ऑफ मशीनरी ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट और हियरिंग, और उसके बाद और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस हियरिंग के दौरान अगर देयर आर अदर whose reputation is being affected, whose reputation, that means वो जो conspiracy वाला मामला है, you have to call them to give them a hearing. अब मुझे बताइए कौन सा एक्यूज अपना सारा एविडेंस आपको दिखाता रहेगा? वो तो स्टे ऑर्डर ले आएगा। दैट मीन्स दिस, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की पावर दे दी और उसको इंडिपेंडेंट भी कह रहे हो, तो पहले तो इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि ये डिपेंडेंट है कि कौन सा आपके लिए बचा, व्हाट आर द क्राइम्स लेफ्ट फॉर यू, एंड फाइनली इफ इट इज देन दोस रेपुटेशन जिनकी इफेक्ट है, उनको भी आपने हियरिंग देनी है। क्या कोई मुलजिम को पुलिस हियरिंग पहले देती है या कोर्ट पहले देती है कि उसको डिफेंस में बुलाती है? चार्जशीट के बाद वो डिफेंस करता है, ना कि प्रोसिक्यूशन में पहले ही आ जाता है कि मेरी बात सुनो, और साथ में आपको सबूत क्यों होगा? वो अपना इंक्रिमिनेट अपने आप को क्यों करेगा और अपना एविडेंस सारा क्यों रखेगा? Friends, this is a very major serious lacuna. Please, as a request to the citizens of this country and the media of this country, please look at this process. It is inquiry, report, hear, report, and then again hearing. This is, and then finally अगर उसमें कोई और चलता है तो वो, this is the second portion. These are, I thought I would focus on these two. One is that there is nothing for a common man because there is no system in place. Secondly, this is a very confused issue. They have, even in the investigation, very vital thing. When I looked at the laws which the Judge Lokpal will have asked, certain vital laws like the Telegraph Act has not been given. Telegraph Act means अगर मैं तफ्तीश कर रही हूँ तो मुझे कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना है, मुझे ओवरसीइंग करनी है, ये मैंने उसकी ओवर हियरिंग करनी है। आई लोकपाल डज नॉट हैव दैट पावर, उसको टेलीग्राफ एक्ट में पावर नहीं दिखाई गई थी। If I'm right, this paper, this annexure does not show that. So that means अगर पावर भी दे दी गई तो ऐसे लॉज नहीं दिए गए तो वो तफ्तीश भी नहीं कर सके। I thought these are very vital issues, which to my mind is a hoax. इससे तो बेटर CBI है अभी भी, क्योंकि इन्होंने एक CBI का भी नहीं दिया हिस्सा, और CBI ना होने से friends is very vital because there's a linkage with lot of data. If CBI, that portion of anti-corruption, does not come to Lokpal, then how will that data support will come to them? They will keep asking and requesting. Things may not happen. You and I, अगर ये आ गया, will only see a roundabout game, not coming to any conclusions, lot of litigation and lot of stay orders, and will in the end say, क्या मांगा था, मिला क्या? कसूर हमें मत देना, कसूर हमें मत देना कि अगर ऐसा कानून आ गया और अगर पार्लियामेंट ने, प्लीज मैं वार्न कर रही हूँ, हमें कसूर मत देना। ये बहुत गलत चीजें यहाँ लिखी गई हैं। बारीकी से हर मीडिया को रिक्वेस्ट और अपील है और हिंदुस्तानी को अपील है कि इसको पढ़े और उसकी आवाज उठाए, क्योंकि ये तो खतरनाक है, ये तो खतरनाक है, क्योंकि खर्चा भी है और गोल गोल घुमा रहा है और आम गरीब आदमी के लिए इसमें कुछ नहीं। साथियों, ये कानून बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किसके भ्रष्टाचार के लिए है ये अभी क्लियर नहीं हो रहा। इसके अंदर 65,000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भ्रष्टाचार इसके जुरिडिक्शन में आएगा। मतलब ये 65,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के भ्रष्टाचार पे नजर रखेगा, लेकिन 4.5 लाख एनजीओ के भ्रष्टाचार इसका दायरे में आएंगे और लाखों अनरजिस्टर्ड एनजीओ इसके दायरे के अंदर आएंगे। तो अगर मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लूं तो 15 से 20 लाख एनजीओ इस लोकपाल बिल के दायरे में आएंगे और केवल 65,000 कर्मचारी इसके दायरे के अंदर आएंगे। तो ये लोकपाल एनजीओ के खिलाफ है कि ये लोकपाल कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ है?
ये क्लियर नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे, जैसे अन्ना जी ने कहा कि एनजीओज में बहुत भ्रष्टाचार है, उसकी जांच होनी चाहिए, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब हमने सरकार से कहा कि आप सारे सरकारी कर्मचारियों को इसके दायरे में लाइए, नीचे से ऊपर तक, तो सरकार ने कहा कि नहीं, ये बहुत अनवील्डी हो जाएगा। लेकिन जब एनजीओ की बात आई तो छोटे गांव के लेवल की एनजीओ से लेके और ऊपर 5 स्टार एनजीओ तक सारे इसके दायरे के अंदर आ रहे हैं। जब हमने सरकार से कहा कि आप राज्य के लिए लोकायुक्त बनाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, राज्य के लोकायुक्त बनाने का काम मुख्यमंत्री का, लेकिन इसके दायरे में राज्य में रजिस्टर हो या सेंटर में रजिस्टर हो, कहीं भी रजिस्टर हो कोई एनजीओ, वो सारे के सारे एनजीओ इसके दायरे के अंदर आ रहे हैं। दिल्ली की सारी आरडब्ल्यूएस इसके दायरे के अंदर आ रही है। छोटा कोई क्रिकेट टीम कहीं बनेगी, वो भी इसके दायरे के अंदर आ रही है। कोई क्लब चलेगा, वो भी इसी के दायरे के अंदर आ रहा है। तो ये कानून किसकी तरफ बंदूक दिखा रहा है, इस कानून की बंदूक किसकी तरफ है, ये बड़ा सोचने की बात है। दूसरी चीज, इसमें ये कहता है जो कंप्लेन करेगा, मैंने कंप्लेन की किसी अफसर के खिलाफ जिसने भ्रष्टाचार किया, तो इस कानून में ये लिखा है कि वो अफसर मेरे खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है कि मैंने ये फॉल्स कंप्लेंट दायर की है, और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए उस करप्ट ऑफिसर को सरकार वकील देगी और सरकार पैसा देगी। और अगर ये मेरे खिलाफ कंप्लेंट कोर्ट में प्रूव हो जाती है, तो मेरे को मिनिमम 2 साल की पनिशमेंट है गलत कंप्लेंट करने के लिए, और अगर उस भ्रष्ट ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा प्रूव हो जाता है तो भ्रष्टाचार के लिए 6 महीने की पनिशमेंट है। ये झोंकपाल है कि ये धोखापाल है कि ये लूटपाल है, ये हमारी समझ के बाहर है। कि जो कंप्लेंट करेगा, उस कंप्लेनेंट के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए भ्रष्ट ऑफिसर को सरकार वकील भी देगी और पैसा भी देगी। और अगर कंप्लेंट फॉल्स हो जाती है, सफिशिएंट सबूत नहीं है, तो मुझे 2 साल की पनिशमेंट होगी, और अगर वो भ्रष्टाचार प्रूव हो जाता है तो मिनिमम 6 महीने की पनिशमेंट होगी। हमने आपको ये पर्चा दिया है, मैं सारे आपको नहीं बोलूंगा, मोटी मोटी चीजें, क्योंकि कई चीजों पे कई दिनों से बहस चल रही है। प्रधानमंत्री इसके दायरे में आने चाहिए, हमारा कहना है, सरकार नहीं मान रही है। जुडिशरी इसके दायरे में आनी चाहिए, हमारा मानना है, सरकार नहीं मान रही है। एमपीज इसके दायरे में आने चाहिए, हमारा कहना है, सरकार नहीं मान रही है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, एक सिटीजन चार्टर बनेगा, हर विभाग को ये कहना पड़ेगा कि किसी भी आम आदमी का काम कितने दिन में होगा और कौन ऑफिसर करेगा। ये हम भी कहते हैं, सरकार भी कहती है, बहुत अच्छी बात है। अगर उतने दिन में काम नहीं होता तो हमने जन लोकपाल बिल में लिखा था कि लोकपाल के पास पावर होगी उसके ऊपर पेनल्टी लगाने की, ऑफिसर के ऊपर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर, और उनकी तनख्वाह में से वो कटेगा और इसको मुआवजा मिलेगा। वो चीज इसमें से गायब है। सरकार केवल कह रही है कि सिटीजन चार्टर बनेगा, बस। तो सिटीजन चार्टर तो आज भी है, इसमें नई बात क्या है, और वो पालन नहीं होते। आज भी सिटीजन चार्टर कहता है कि 90 दिन में पासपोर्ट बनेगा। 90 दिन में बनता है पासपोर्ट बिना रिश्वत दिए हुए? नहीं बनता। आज भी सिटीजन चार्टर कहता है 15 दिन में राशन कार्ड बनेगा, बनता है 15 दिन में राशन कार्ड? नहीं बनता। जब तक रिश्वत ना दो तब तक नहीं बनता। तो ये नई बात क्या कह रही है सरकार? उसके बाद सरकार ने कहा कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच को हम इसके दायरे में नहीं लाएंगे। हम बहुत, सीबीआई जब तक सरकार के कब्जे में रहेगा तब तक सरकार इसको जानबूझ के बेईमान बना के रखेगी, क्योंकि बेईमान सीबीआई सरकार के वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सरकार को सीबीआई को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए था, पारदर्शी करना चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सरकार ने सीबीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे से बाहर निकाला है, जिससे कि सीबीआई के मिसयूज की शक्ति सरकार की बढ़ती है और जिससे कि सीबीआई के अंदर भ्रष्टाचार का स्कोप बढ़ता है। लोकपाल के मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होगा? हम लोगों ने लिखी थी कि एक ऐसी कमेटी होगी जिसमें 4 जजेस होंगे, 2 पॉलिटिशियन होंगे और 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होंगे। सरकार की कमेटी के अंदर 6 पॉलिटिशियन हैं,
5 सरकारी लोग हैं और 2 जज हैं और एक से कोई और चेयरमैन है किसी कमीशन का। तो सरकारी जो कमिटी है उससे पूरा का पूरा सिलेक्शन जो है वो सरकार के कंट्रोल में है। अगला लोकपाल अगर टॉमस जैसा व्यक्ति बने, अगर कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति बने, अगर कोई ऐसा व्यक्ति बने जो सरकारी कठपुतली हो, तो हमें कोई वी विल नॉट बी सरप्राइज अबाउट इट, हमें आश्चर्य नहीं होगा इस बारे में। और ये बहुत ही क्रिटिकल है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति आके लोकपाल बन गया, अगर सरकार की कठपुतली लोकपाल बन गया, तो ये लोकपाल पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत गड़बड़ होगा। हमने इसमें लिखा था कि एक सर्च कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में क्या होता है, मैंने खुद देखा है, जिन कमिटीज के साथ कुछ कमिटीज के बारे में पता चला, 6 लोग हैं मान लीजिए कमेटी में, 6 के 6 लोगों के पास एक पर्ची चली जाती है और उसमें होता है कि सारे अपना एक एक आदमी ले आना, अपना एक एक नाम सुझा दीजिए, और सारे अपना एक एक आदमी दे देते हैं। मीटिंग होती है, सारे फाइल पे साइन कर देते हैं, हो गई मीटिंग, कंसेंसस से मीटिंग हो गई, सबका एक एक आदमी चुना गया। इसको अवॉइड करने के लिए हमने कहा था कि एक सर्च कमेटी होगी जो कि सिलेक्शन कमेटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। उस सर्च कमेटी में हमने रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सीएजी, रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमीशन को डालने की बात कही थी। सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर सर्च कमेटी की जरूरत होगी तो सिलेक्शन कमेटी बना लेगी, और सिलेक्शन कमेटी जिसको बनाएगी सर्च कमेटी वो बना लेगी। तो एक तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस, अगर मैं ये कहूं इस प्रोसेस के पहले सरकार ये डिसाइड कर ले कि इन 10 लोगों को हमें चूज करना है, तो दे कैन इजीली गो थ्रू दिस प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के बाद वो 10 लोगों का आउटपुट हमारा निकल सकता है इस पूरे प्रोसेस से। और मैं ये भी कहूँ इस सर्च कमेटी में 10 लोग होने थे, 5 जो है सिविल सोसाइटी के होने थे। पहली बारी आम लोग, सिविल सोसाइटी के जो इंटेलिजेंट लोग हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, they would be a part of this also. That means civil society would have participated in the identification of good lokpals. We have lost this opportunity by this. Civil society जैसे नीचे से आम आदमी इग्नोर हो गया, इसी तरीके से जो अच्छे लोग, सोशल एक्टिविस्ट हैं या पढ़े लिखे हैं या लॉयर्स, एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस, सीनियर सिटीजन and academicians, they would have been a part of this search committee. But they will not be part because civil society again has been kept out of the search committee. Because उन्होंने करनी है या नहीं करनी उसके कोई रूल्स नहीं है। फिर सिलेक्शन का हमने डिटेल्ड, ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस सजेस्ट किया था, वो भी सारा हटा दिया गया। हमें आश्चर्य ये होता है कि 7 मई की मीटिंग में ये सिलेक्शन कमेटी जो हम लोगों ने सजेस्ट की थी, इसको एक्सेप्ट किया गया था। हमने जो सिलेक्शन प्रोसेस कहा था उस पर ब्रॉड कंसेंसस था। सर्च कमेटी की कंपोजिशन को लेकर थोड़ा सा मतभेद था, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट निकल के आया वो ज्वाइंट कमेटी के डिसीजन के बिल्कुल विपरीत है। लोकपाल किसको अकाउंटेबल होगा, ये प्रश्न बार बार उठ रहा है। जो हमने सजेस्ट किया, लोकपाल एक आम आदमी को अकाउंटेबल होगा। एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करके लोकपाल को डिसमिस करा सकता है, लेकिन सरकारी बिल के अंदर लोकपाल जो है वो सरकार को अकाउंटेबल होगा, क्योंकि केवल सरकार लोकपाल को हटा सकती है। तो वो सरकार के हाथ का शिकंजा बनेगा। लोकपाल की सिलेक्शन सरकार करेगी, लोकपाल का रिमूवल सरकार के हाथ में होगा। बार बार ये क्वेश्चन उठ रहा है, कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि ये इतने ईमानदार लोग कहां से आएंगे। तो साहब, इतने ईमानदार लोगों को ईमानदार रहने का कोई व्यवस्था भी तो बनाइए। हमने जो व्यवस्था बनाई थी लोकपाल के अंदर, हमने ये सुझाव दिया था कि लोकपाल के स्टाफ के लिए खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाया जाएगा। ऑन द सेम लाइन जो पुलिस रिफॉर्म्स वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने के, एग्जैक्टली उसी मॉडल के ऊपर हमने लोकपाल के स्टाफ के खिलाफ एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट्स अथॉरिटी बनाने के लिए कहा था। सरकार ने उसको खत्म कर दिया। सरकार ने कहा कि लोकपाल के अंदर के स्टाफ की कंप्लेंट लोकपाल खुद ही सुनेगा। तो जो हम बाहर लड़ाई कर रहे थे वही भ्रष्टाचार लोकपाल के अंदर आ जाएगा। अपने भाई भतीजे, अपने भाई भतीजों के खिलाफ कंप्लेंट लोकपाल के अंदर ही सुनवाई करेंगे। इंक्वायरी का मेथड क्या होगा, इसके ऊपर कल हम काफी बता चुके हैं। किरण जी ने काफी बताया कि एफआईआर दर्ज करने के पहले चोर से सारे सबूत चोर के सामने रखे जाएंगे और उससे कहा जाएगा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। कहीं ऐसा होता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए और पुलिस चोर को बुला के पूछती है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों ना की जाए। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद
सारे सबूत फिर से चोर को दिखाई देंगे और उसको कह जाएंगे कि आपके खिलाफ मुकदमा क्यों न दायर किया जाए। कहीं ऐसा होता है? पूरी दुनिया भर में क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक कानून बनने वाला है। पूरी दुनिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदलने वाले हैं वो इस तरह का कानून लाने के बाद। और जिनका वो जिनका नाम ले तो उनको भी बुलाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारी रेपुटेशन कहीं खराब ना हो जाए, चुप करके बता दो। तो वी इवन हैव टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन इन द वर्ड्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। बार बार इसका ड्राफ्ट में नेचुरल जस्टिस बार बार पता नहीं क्यों लिखा गया कि उसने अगर किसी का जिक्र किया, जैसे आपने पीछे की इन्वेस्टिगेशन देखी है, अगर उन्होंने जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर किसी ने दिया और जो कई लोग इस वक्त जेल में हैं, तो पहले उनको उनको प्रोटेक्ट करना पड़ना था कि कहीं उनकी इज्जत ना लुट जाए। विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन हमारे देश में इतने कत्ल हो चुके हैं, जो लोग आरटीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ हमले होते हैं, उनको सताया जाता है, उनको विक्टिमाइज किया जाता है। इस कानून में हमने ये लिखा था कि लोकपाल की ये जिम्मेदारी होगी कि वो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। इसके बारे में कमेटी के अंदर डिटेल में चर्चा हुई। सरकार ने भी एक कानून बनाया है विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए। वो कानून इतना खराब है कि जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसने 9 जून को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसकी चेयरपर्सन जयंती नटराजन खुद है, जो कि कांग्रेस की हैं। उन्होंने इस पूरे कानून की धज्जियां कोर्ट में दायर करेगा कि इसको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और दूसरी तरफ उसी एविडेंस के बेसिस पे जो जांच में मिले, लोकपाल का एक बेंच बैठेगा और वो बेंच ओपन हियरिंग करके उसको सुनवाई करके और वो ऑर्डर पास करेगा कि इसको नौकरी से निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। सरकारी बिल में ये लिखा है कि लोकपाल अपनी रिपोर्ट उस विभाग के मंत्री को भेजेगा और मंत्री ये तय करेगा कि उसको नौकरी से निकाला जाए कि नहीं निकाला जाए। अब आप ये बताइए कि आधे से ज्यादा केसेस में अगर सीनियर ऑफिसर करप्शन में इन्वॉल्व होता है तो वो हिस्सा मंत्री को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? क्या वो मंत्री जो है वो उस ऑफिसर को नौकरी से निकालेगा कि नहीं निकालेगा? भ्रष्टाचार के खिलाफ पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए? हमारा ये कहना था कि मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए। सरकार ने मानने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि केवल 10 साल होनी चाहिए। हमारा ये कहना था कि जैसे जैसे व्यक्ति का ओहदा बढ़े पनिशमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस देश ने उसको ज्यादा जिम्मेदारी दी है तो उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया। हमने ये लिखा था कि अगर भ्रष्टाचार के केस में कोई बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर फाइन आम आदमी से ज्यादा होना चाहिए। एक आदमी रिश्वत देके अपना राशन कार्ड बनवाता है और एक बिजनेस एंटिटी माइंस लेती है रिश्वत देके, दोनों के अंदर सजा सेम नहीं हो सकती। उस बिजनेस एंटिटी को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, ज्यादा फाइन लगना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति जब अपना राशन कार्ड बनवाता है। उसके बाद हमने ये कहा था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसकी होनी चाहिए। तो सरकार कहती है हाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो इसको कितना बजट चाहिए होगा, कितना पैसा चाहिए होगा? तो हमने कहा कि ये 11 मेंबर की बॉडी इतनी सीनियर बॉडी है, ये 11 के 11 मेंबर बैठ के जो अपना बजट बनाएंगे और जो अपना डिसाइड करेंगे उतना पैसा सरकार इनको दे। तो सरकार ने कहा नहीं, जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी डिसाइड करेगा उतना पैसा इनको मिलेगा। तो सरकार के हाथ में लोकपाल को सेलेक्ट करने की पावर है, लोकपाल को हटाने की पावर है और लोकपाल को कितना पैसा मिलेगा ये तय करने की पावर है। तो पूरे के पूरे लोकपाल की गर्दन सरकार के हाथ में है। हमने कानून में ये लिखा था, कल कपिल सिब्बल साहब ने पूरे देश को गुमराह किया। उन्होंने ये कहा कि हमने 1% ऑफ जीडीपी लिखा हुआ इसमें, बिल्कुल गलत है। ये कानून की कॉपी है, ये आप पढ़ सकते हैं। हमने इसमें ये लिखा है कि 11 मेंबर्स जो तय करेंगे मिलके उतना पैसा दिया जाए, लेकिन ये 11 मेंबर्स अनाप शनाप ना मांगे। इसलिए हमने ये लिखा था कि 100 में से 25 पैसे 0.25% ऑफ द रेवेन्यूज, नॉट जीडीपी, ऑफ द रेवेन्यूज, दैट विल बी अपर लिमिट। उतना मिलेगा ऐसा नहीं कह रहे कि उससे ज्यादा उनको नहीं मिल सकता, दैट बी द अपर लिमिट। बाकी जो 11 लोग मांगे उससे कम कितना भी मांग सकते हैं। अदरवाइज हाउ डू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ लोकपाल? इसके अंदर हमने ये कहा था कि अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और लोकपाल की नजर में आता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो लोकपाल के पास ये पावर हो कि उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो अगर भ्रष्टाचार हो रहा है और देखता रहे कि जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारा पैसा लुट जाएगा, तब मेरे पास शिकायत आएगी और फिर मैं केस फाइल करूंगा, इससे तो कोई फायदा नहीं है। हमने ये सुना कि 2G मामले के अंदर
कुछ रिपोर्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। उन रिपोर्टर्स ने उसी वक्त जब 2G का घोटाला चल रहा था, उन्होंने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के ऊपर रिपोर्ट फाइल की, लेकिन वो पूरा का पूरा घोटाला चलता रहा और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए हमने ये सजेस्ट किया था कि लोकपाल के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो उस घोटाले को उसी वक्त रोकने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे, सरकार को एडवाइस दे। अगर सरकार वो एडवाइस ना माने तो लोकपाल हाईकोर्ट में जाके ऑर्डर ला सकता है, तो हाईकोर्ट की भी उसके ऊपर जांच हो सकती है। हाईकोर्ट, लोकपाल किसी एक्टिविटी को रोक नहीं सकता, लोकपाल हाईकोर्ट में जाके वो एडवाइस ला सकता है। कल कपिल सिब्बल साहब ने पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि ये मांग रहे हैं कि लोकपाल किसी भी एक्टिविटी को रोक सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, गलत बोल रहे थे वो। उसके बाद हमने ये कहा है कि लोकपाल के जो 11 मेंबर हैं, ये केवल ऊपर के भ्रष्टाचार के ऊपर अपनी नजर रखें, हाई लेवल करप्शन। बाकी जो नीचे के मामले हैं वो इनके नीचे का स्टाफ करे, इनके नीचे का इन्वेस्टिगेशन विंग करे, इनके नीचे का पूरे ऑफिसर्स करें। तो इनको ये पावर होनी चाहिए कि अपने फंक्शंस और पावर्स को डेलीगेट कर सकें। सरकार ने ये बात नहीं मानी। सरकार ने ये कहा कि 11 मेंबर्स सारे डिसीजन खुद लेंगे, सारा काम खुद करेंगे। अब 15.5 से 20 लाख एनजीओस और 65,000 सरकारी कर्मचारी, इन सारे लोगों के केसेस अगर ये 11 मेंबर करने लगे तो मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज्यादा ये लोकपाल चल पाएगा। तो मुझे मोटा मोटा यही कहना था। इसका पूरे बिल का फोकस हमें ये नजर आता है कि बंदूक जो है वो एनजीओस और मूवमेंट्स के ऊपर है। हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या इस देश में पॉलिटिशियंस का और अफसरों का और कंपनीज का, कंपनीज के दायरे में नहीं है, कोई कंपनीज के दायरे में नहीं है। एनजीओस हैं, मूवमेंट्स हैं, अनरजिस्टर्ड एनजीओस हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स गांव में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करते हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में बैठा हुआ लोकपाल जो है वो एक्शन ले सकता है। 2 more points. One is accountability. As far as Jan Lokpal bill was concerned, we had said the Lokpal will be accountable to CAG for financial audit and parliamentary committee for annual appraisal and other comments before both the houses. We had proposed that the Jan Lokpal bill should be accountable, both looked at by the CAG, and our report should also go to the parliamentary committee. And if there is a difference of opinion, place it in on our comments, place it in both the houses. That means we were asking ourselves the Jan Lokpal bill or the Jan Lokpal to be subordinated to the parliament for examination and the performance. Similarly, the annual report to the President of India. Similarly, independent complaint authority at the stage of at the lower stages comprising of High Court judges, etc. The government bill offers no such accountability. No such accountability. The Lokpal, we had civil society offered so much more greater accountability. Second very important thing, आपने देखा है कि delayed trial बड़ा जबरदस्त प्रॉब्लम है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में अमेंडमेंट मांगी थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में अमेंडमेंट दी गई, सिर्फ सैंक्शन हटाई गई, लेकिन एडजर्नमेंट्स नहीं मांगी। तो इसका मतलब है कि फिर से वही बात, आप डे टू डे रखेंगे स्पेशल कोर्ट में, लेकिन एडजर्नमेंट पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। दैट मीन्स यू विल कंटिन्यू टू हैव एडजर्नमेंट and there will be no faster trial as we know our experience even in the special court. मैं लास्ट में बस एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हम सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, यूपीए के पार्टनर्स, कांग्रेस, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने सबने ये कहा है कि जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तब वो अपनी पोजीशन बताएंगे कि वो किस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं। हम इस देश की जनता, हम सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। आप लोगों ने अखबारों में लिख के कहा ये सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव, हम किसी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम आम जनता हैं। हम आम जनता का टैक्स का पैसा चोरी हो रहा है और हमें इसके खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपनी पोजीशन प्लीज क्लियर करें हर मुद्दे के ऊपर कि किस पार्टी को किस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया इस पार्लियामेंट सेशन से आने से पहले हर एमपी साहब अपने एरिया की तरफ जो टेम्परेचर है इस बारे में जान के आए, कि पब्लिक मीटिंग्स करें, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पब्लिक मीटिंग्स करके आए। अगर करके आएंगे, जान जाएंगे आम जनता चाहती क्या है, प्लीज उनकी आवाज लाएं, क्योंकि अन्ना हजारे एक आम आदमी की आवाज ही बोल रहे हैं। ये एक शक्ल है, हम लोग, हम चेहरे हैं,
लेकिन है एक आम आदमी की आवाज। कोई तो चेहरे आएंगे, तो बुर्का तो पहन नहीं सकते, बुर्का पहन के तो काम नहीं कर सकते। ये चेहरे मर्जी से नहीं आए, ये एक आवाज उठी चलती गई, ये एक आवाज है, ये चेहरे नहीं है। चेहरे कोई भी हो सकते, लेकिन एक जनता की आवाज है, आम आदमी की आवाज है। हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के अपने सारे एमपीज की कि अपनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बार जान के तो आए कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता कितनी परेशान है और वो पार्लियामेंट में क्या निर्णय ले। मैं यही एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक आम आवाज की तरफ से, एक चेहरे की तरफ से नहीं। जिस समय आपने अनशन किया उस समय प्रधानमंत्री जी ने 5 लोगों की कमेटी बनाई, जिस कमेटी में 5 आप लोग थे, 5 सरकार के नुमाइंदे थे। अभी दोनों पक्षों ने अपनी राय रखी है, अभी लोकपाल बिल आया नहीं है। आप बार बार बात करते हैं कि लोकपाल बिल में सरकार ने कहा है, वो सरकार का व्यू नहीं है, सिर्फ 5 मिनिस्टर का व्यू है। और आपको मालूम है कि अभी लोकपाल बिल सरकार ड्राफ्ट करके 3-4 दिन में लाने वाली है। आपका हक बनता है उसमें ऐतराज करें, एक वक्त सुनिए। उसके पश्चात ऑल पार्टीज की मीटिंग है 3 तारीख को। ऑल पार्टीज क्या डिसाइड करेगी, उसके बाद बिल पे डिस्कशन होगा, वो बिल पार्लियामेंट में जाएगा, तब पास होगा। आप पहले से ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि लोकपाल बिल में ऐसा हो गया, लोकपाल बिल आया नहीं है। दूसरा छोटा प्रश्न, जब आपको सरकार की मंशा पे शक था तो आपने पहले ही कैसे घोषणा कर दी कि 16 अगस्त को मैं दोबारा अनशन करूंगा? आपको पहले से ही पता थी कि सरकार से आपकी बातचीत फेल हो जाएगी। ये तो आज मैं नया नहीं कर रहा हूँ, जंतर मंतर पर जो अनशन हुआ था और अनशन छोड़ने के टाइम ये बताया था कि 16 तारीख तक, 15 अगस्त तक हम देखेंगे। अगर 15 अगस्त तक नहीं होता 16 अगस्त को हमारा अनशन शुरू हो जाएगा। तो तब मैं डिक्लेयर किया और आज के मुताबिक अगर ये सरकार चाहती है लाना, लेकिन अभी तक हमारी जो मीटिंगें हुई है 9 मीटिंग हो गई और सरकार का रवैया जो हम देख रहे हैं, मतलब ये 5 जो मिनिस्टर है और ये 5 मिनिस्टर भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं, अंदर से बातचीत करके वो बातें रख रही है। और ये जो बातें रख रहे हैं वो उनका जो रवैया दिखाई दे रहा, इसमें से ये स्पष्ट हो रहा है कि देश का भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उनमें मंशा नहीं है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके कारण हम लोग ये कह रहे कि वो हमारा आंदोलन जो रुका था वो फिर से 16 तारीख को हम शुरू करेंगे। अगर आपके मुताबिक उन्होंने अच्छा एक बिल लाया तो हम उनका स्वागत करेंगे, तो देश के लिए ऐसे करना है। सवाल है अन्ना जी, अब जो सरकार के मंत्रियों का जो रुख है, अन्ना जी अब जो सरकार के मंत्रियों का जो रुख है, सरकार का जो रुख है, ये कहा जा रहा है इशारों में कि अब आपकी लड़ाई कांग्रेस या सरकार से नहीं है, संसद से होगी। और दूसरा सवाल, 16 अगस्त को आपको दिल्ली में किसी भी जगह पे नहीं बैठने दिया जाएगा, ये सरकार का रुख है, तब आप क्या करेंगे? 16 अगस्त को आपको कहीं नहीं बैठेगी, सरकार कह रही है आपकी लड़ाई सरकार से आगे नहीं। अगर कहीं भी बैठने नहीं दिया तो जेल में तो बैठ सकता ना, जेल में बैठना क्या हर्ज है, वो तो हमारा हक होगा। मैं बैठ गया तो जनता जेल में जाएगी। हम सब बैठेंगे, हम सब बैठेंगे, हम अन्ना से पहले जाएंगे, हम जेल अन्ना से पहले जाएंगे। प्लीज समझ के चलिए, अन्ना बाद में जाएंगे, हम पहले जाएंगे। अरविंद केजरीवाल और मैं और हम सब पहले जाएंगे। I'll just respond to your first question. That is, yes, I think it is wrong to project this as a fight between Anna Hazare and Parliament, or Anna Hazare and government, and Anna Hazare and Congress, or it's not like that. It is basically all of us are concerned about corruption. We are very angry about corruption. The whole country is angry about corruption, and all of us want a strong anti-corruption law. We are not against the Parliament. As citizens of this country, we have every right to very strongly demand a strong anti-corruption law. So by doing that, we are going to demand a strong anti-corruption law from the Parliament of this country.
from our government, and I think it is their constitutional duty to respond to the aspirations and wishes and demands of the people of this country. And the government is in majority. We also asking a majority government. ऐसा किसको मैसेज आया? अच्छा, we have no information till we came here. We have no information. I think it will depend on the cause for which he sits. I think that will be critical. Friends, first of all, we have no information because till we came here, we were not watching the television. We came here without watching television. Secondly, if he comes, then I think he has some issues. He clears those issues first. I think he had even earlier issues, but before he could talk about those issues, let me explain. Before Anna could clear his issues with Baba Ramdev, I think Baba went. So I think there would be certain issues he'll clear with them, and then only take a view. Let that be between Anna and Baba to be sorted out. Is there any secret issue? बाबा रामदेव आपके अनशन में आए, आप वेलकम करेंगे? सर, बाकी लोगों को भी मौका दे दीजिए। जी हाँ, अभी वो समय आ गया। देश में भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, समविचारी लोगों ने इकट्ठा आना जरूरी है। वो समय आ गया अभी। उसमें रामदेव बाबा भी कई सालों से प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार के बरकरार, और रामदेव बाबा भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम इनकार नहीं करेंगे। सिर्फ हमें जो कुछ 4-5 बातों पर संदेह है उनके साथ बात करेंगे, और हमारे दिल का संदेह अगर निकल गया तो दोनों मिलकर लड़ते रहेंगे ही लड़ेंगे। अन्ना जी, राज ठाकरे ने बयान दिया है कि अन्ना के आंदोलन के पीछे किसने पैसा लगाया उसका उन्हें खुलासा करना है। आप रोज देख सकते हैं, आप रोज देख सकते हैं, आज का भी देखेंगे। इनका कहना है कि अन्ना हजारे को रामदेव के मामले में नहीं बोलना चाहिए, सरकार खुद ही बढ़ेगी। आपका क्या कहना है? सरकार इनको ये भी बताएगी क्या बोलना क्या नहीं बोलना। I think NAC has the support of Mrs. Gandhi. She is the most powerful person, and that is the difference, I suppose. Do you think she supports them more? I mean, that is what is coming out. Another question. She is the chairperson. Vijay Singh has said that if Anna Hazare will sit on the path, then the reporters asked him, what will you do? Would you be taking any action? So he said that yeah, the same thing will happen to him as indicating towards Baba Ramdev. If I can quote, वही होगा जो औरों के साथ हुआ है. So he's already said we are prepared to go to jail. We are prepared to get arrested. It's a fight to the end. Also, in that basket document, NCPR, there are several civil society groups which are working on Lokpa. You like it just as a group of first assistance. So there's a point of view of the government, there's a point of view of you guys. But it's also NCPR Act, now speaking on one these things, there are many things on which, they seem to be more on your side than on the government, than on some points they differ. So do you think there will be any... I think everyone needs to come together and talk. It's very important. The country is passing through a very critical phase, and on the issue of corruption, I think everyone needs to come together and discuss. How is that possible? एक मिनट, ऐसा लगता है सरकार को, ऐसा लगता है कि रामदेव बाबा का आंदोलन हमने कुचल दिया। कल अन्ना हजारे आंदोलन करें तो हम भी कुचल देंगे अन्ना हजारे के आंदोलन। हमारी यह तैयारी है। सरकार अगर ये चाहते कि आंदोलन को कुचलना, कुचल दो। लाठी चलाई रामदेव बाबा के आंदोलन पर, हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लाठी नहीं, गोली खाने के लिए तैयार हैं।
शरीर में प्राण है तब तक हम लड़ते रहेंगे जब भ्रष्टाचार के अपोजिट में, जब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक लड़ते रहेंगे। चलाओ बोलिए, सरकार नहीं, परवाह नहीं। अरविंद, आप सीबीआई को शामिल करने की बात कर रहे हैं लगातार। This is a cause in which everybody is concerned. It's an anti-corruption cause which is impacting every Indian, including all of you sitting here or standing here. Please understand, it is not a private agenda. It is our future and it is our present. अरविंद, आप सीबीआई को शामिल करने की बात कर रहे हैं, जबकि 8 जून से सीबीआई ने आरटीआई का जवाब देना बंद कर दिया और इसका कारण बताया गया है कि सरकार ने उन्हें स्वायत्तता दे दी गई है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आरटीआई के जरिए बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैंने भी यही कहा अपनी बात में कि जब तक सीबीआई सरकार के शिकंजे में रहेगा तब तक सरकार उसको जानबूझ के बेईमान बना के रखेगी, क्योंकि एक बेईमान सीबीआई सरकार के गलत और नापाक इरादों को ज्यादा सर्व कर सकता है। तो सीबीआई को ज्यादा पारदर्शी बनाने की बजाय सरकार ने उसको आरटीआई के दायरे से बाहर करके उसको और बेईमानी करने की छूट दे दी है। सीबीआई में हर इम्पोर्टेंट केस आप देख रहे हैं, सीबीआई में कोई हर इम्पोर्टेंट केस को कैसे सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Why should the Supreme Court be compelled to monitor and direct investigation and oversee investigation? Why? Because the executive is not independent, and that is exactly what we were asking for, which we are not getting, which this country must get. How many cases will the Supreme Court monitor? How many cases? And what happens to those cases which Supreme Court cannot monitor? Because there is no trust. So please understand as citizens of this country, what is going wrong with the investigating agencies of this country, whether it's Enforcement Directorate or the CBI. Should this be the work of the Supreme Court all the time? Does the Supreme Court have other important tasks? Supreme Court is one after the other appointing oversight on Enforcement Directorate, oversight on the Central Bureau of Investigation. This is unfair to the Supreme Court. अन्ना जी कई बार कह चुके हैं कि सारे के सारे इसमें सरकार की मंशा, सरकार की नीयत ठीक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर इतने सारे असहमति हैं। और मैं किसी के साथ भी डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ। इतनी जगह हम लोगों ने पब्लिक कंसल्टेशन की है जगह जगह देश भर में। सबका ये मानना है कि जो चीज हम कह रहे हैं उसको लागू करने से यकीनन देश में भ्रष्टाचार कम होगा, यकीनन भ्रष्टाचारी लोगों को सजा मिलने की वो बढ़ेगी पॉसिबिलिटी। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? मुझे लगता है कि ये केवल एक महज औपचारिकता हुई है। And you know it is violating the United Nations Convention, my friends. This draft given by the government, by the cabinet ministers, the 5 of them, is a violation of the United Nations Convention against Corruption, which they've already signed and ratified. Do you know what? Indians overseas are probably going to consider agitating outside the United Nations office in New York. Let me tell you, this is the latest. Indians overseas are coming together. I was overseas a few days ago. Indians are very agitated. And once they realize that this is a grave violation, section-wise it's a violation, they will stand outside the United Nations office with placards, India, follow the United Nations treaty which you have signed. It is about to come any day. Did you expect the government to fall in line and accept everything that you said in the No, sir, we didn't do that. We didn't expect that. What we expected was honest discussions and honest decisions. It was not, if we had thought that the government would accept everything what we said, then our demand on 5th April should not have been joint committee. We should have said this is the draft and you enact this law. We were interested in honest discussion. We wanted a platform where honest discussions took place, which did not take place. political parties से बात करेंगे in between? You want to talk with political parties in between? We are going to talk to हम कल परसों से सारी पॉलिटिकल पार्टी से टाइम मांगेंगे और उनके जो नेतागण हैं उनसे जाके मिलेंगे। हमारा मंच नॉन
पॉलिटिकल रहेगा, नॉन सेक्टेरियन रहेगा। हमने कहा था कि हमारा मंच सब लोग आ सकते हैं, लेकिन मंच के सामने बैठ मंच हमारा अन्ना हजारे का मंच नॉन पॉलिटिकल, नॉन सेक्टेरियन, सब लोगों का स्वागत है। मंच आंदोलन में सब लोगों का स्वागत है, लेकिन वो सामने आके बैठे। सामने आए, पहले भी आए थे, पहले बड़े मजे से बैठे थे, आलसी पालसी लगा के। Vijay Mallya industry yesterday wrote that fasting, then negotiating, then discussing, and then fasting again. If legislation in this country should be made this way, then why do we need the parliament and the government? I think he is one of the beneficiaries of the present system, and he would not like any changes to be done in this system. Thank you very much. Thank you so much. अपनी जिम्मेवारी समझिए, बड़ा एक हिस्टोरिकल मोड़ है ये। आपके बच्चे आपको कल पूछेंगे, डैडी मम्मी आपने उस वक्त कैसा कानून के लिए लड़ा था, कैसा लिखा था, आप भी क्या शामिल हुए थे अन्ना हजारे की मूवमेंट में?